स्टूडेंट्स, अपनी पिछली क्लास में मैंने यूपी टेट वालों के लिए मैथ की क्लास शुरू की थी और उस मैथ की क्लास में मैंने आपको नंबर्स यानी संख्या और संख्या पद्धति इसका एक टॉपिक शुरू किया था। और इस टॉपिक के अंतर्गत मैंने आपको उसमें कितनी प्रकार की संख्याएं होती, उस संख्या क्या क्या होती ये बताया था। आज हम लोग उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि उन संख्याओं के अंतर्गत हम लोग क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस क्लासेस। और चलिए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है कि अपनी हर वीडियो लेक्चर में कुछ यूनिक मैं आपको बताऊंगा। तो आज मैं अंक तालिका बताने जा रहा हूँ। अंक तालिका जो कि आप लोगों ने पढ़ भी रखी होगी, समझ भी रखी होगी, लेकिन थोड़ा सा पढ़ा होगा। उससे आगे क्या होता है वो मैं आज आपको बताऊंगा। जैसे शुरुआत तो आपने ये पढ़ भी रखा होगा कि इकाई यानी वंस है ना, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़, फिर शायद अरब भी पढ़ा होगा, 10 अरब भी पढ़ा होगा। लेकिन इसके आगे अगर कोई गिनती आ जाती है तो कैसे समझी जाती है, उसे कैसे पढ़ा जाता है, ये आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं कि ये होते कहां तक है या आखिरी तक कहां तक काउंट किए जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कहां तक ये संख्याएं जाती हैं। तो हम लोग ये संख्याएं जो काउंट की जाती है हिंदी में यानी इंडियन सिस्टम में, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, यहाँ तक शायद सभी ने पढ़ रखा है कि 10 अरब तक संख्याएं पढ़ रखी। लेकिन इसके आगे होती है खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख, 10 शंख, महाशंख। अब ये सारी संख्याएं इनको ऐसे काउंट करता है, लेकिन इनमें जो लगने वाले शून्य की संख्या है वो एक एक करके बढ़ती रहती है। जैसे इकाई में एक भी शून्य नहीं लगता, अर्थात ये हमारे पास होती है 10 की घात शून्य, क्योंकि किसी भी संख्या की घात अगर शून्य लगा दी जाए तो वहां पे उसका मान 1 हो जाता है। तो यहाँ 10 की घात शून्य हमने लगा दी। अब इसके बाद 10 की घात 1 हो गई, 10 की घात 2 हो गई, ठीक, या 1 ना लिखें हम, 10 की घात 1 नहीं लगाते हैं तो 10 नहीं लिखते, 10 की घात 2 हो गई, फिर 10 की घात 3 हो गई, 10 की घात 4, फिर 5, फिर 10 की घात 6, 10 की घात 7, 10 की घात 8। मतलब इसमें 10 के बाद 10 को लेकर 2 जीरो, इसमें 10 के बाद 3 जीरो, इसमें नहीं 10 नहीं सॉरी, इसमें 1 के बाद 2 जीरो, इसमें 1 के बाद 3 जीरो, इसमें 1 के बाद 4 जीरो, इसमें 1 के बाद 5 जीरो, इसमें 1 के बाद 6 जीरो, इसमें 1 के बाद 7 जीरो और इसमें 1 के बाद 8 जीरो। इसी तरह यहाँ पर 1 के बाद 9 जीरो, यहाँ पर 1 के बाद 10 जीरो, 1 के बाद 11 जीरो, फिर 12 जीरो, 10 के बाद 13 जीरो, 10 के बाद 14 जीरो, फिर 10 के बाद 15 जीरो, फिर 10 के बाद 16 जीरो, फिर 10 के बाद 17 जीरो, 10 के बाद 18 जीरो और 10 के बाद 19 जीरो। अर्थात ये संख्याएं हमने घातांक के रूप में इसलिए लिखी हैं क्योंकि एक संख्या से लेते हैं 10 के बाद हम 19 जीरो ले लेते हैं 1 के बाद। तो एक के यहाँ पे सर 1 के बाद ही जो घातें लगी हुई हैं इन घातों के अनुसार ही जीरो लगाए जाएंगे, बस 1 के बाद जीरो लगाए जाएंगे। कहीं अगर गलती से मैंने बोलते समय 10 बोल दिया होगा तो आप लोग उसे करेक्ट कर लीजिएगा कि यहाँ जो घातें लगी हुई 1 के बाद 10 के ऊपर 9 घात लगी, अर्थात 1 के बाद हमें 9 जीरो रखना है। यहाँ 10 की घात 15 लगी, अर्थात 1 के बाद हमें 15 जीरो लगाने। क्लियर। अब जैसे यहाँ ले लेते हैं 10 की घात 19, अर्थात 1 के बाद 19 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ये इतनी बड़ी डिजिट बनेगी, अर्थात इसको हम लोग महाशंख पढ़ सकते हैं। क्लियर। अब इंडियन सिस्टम में जो कॉमा प्लेस करने की जो तरीका होता है, कॉमा प्लेस करने की जो वैल्यू होती है, कोई एक डिजिट हम ले लेते हैं। इस महाशंख वाले को मैंने मिटा दिया है, इसके लिए इस जगह पे हम कोई संख्या ले लेते हैं। 7 5 3 2 9 6 8 4 7 2 1 6। इतनी बड़ी संख्या हमने ले ली और इस संख्या में कॉमा प्लेस करते हैं। तो इंडियन सिस्टम में जब भी कॉमा प्लेस करते हैं तो पहले लास्ट में 3 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 2 पे कॉमा हम लगाते चलते हैं। क्लियर। और अब इसी के अकॉर्डिंग इनको पढ़ लेते हैं हम कि 7 खरब 53 अरब 29 करोड़ 68 लाख 47,216। यानी कि जब हम पढ़ेंगे इनको फिर भी कॉमा के अनुसार प्लस कर देंगे और इसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। क्लियर।
इसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तब इसमें आपको कितनी बड़ी बड़ी डिजिट मिल जाए। अगर आप इसको याद, ये आपको याद है ये चीज़ें, और यहाँ पे कॉमा लगाने का तरीका याद है, तो आप लोग उस डिजिट को शब्दों में बड़े आराम से लिख सकते हैं। क्लियर? चलिए इसे नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में संख्याएं कहाँ तक काउंट होती है। हाँ, ये ध्यान रखिए कि इसके आगे संख्या काउंट नहीं होती। इसके आगे संख्याएं अब अधिकतर संख्याएं यही करोड़ पे ही खत्म कर दी जाती हैं, अरब पे भी नहीं जाती है। करोड़ में जैसे पूरा हुआ 10 करोड़ हो गया, अब 10 करोड़ के बाद अगर 1 अरब आता तो 100 करोड़ बोल देते हैं, 10 अरब आता है तो 1000 करोड़ बोल देते हैं। इसी तरीके से 1 करोड़ से आगे बढ़ाया नहीं जाता, लेकिन होती जो संख्याएं काउंटिंग में यहाँ तक होती हैं। तो इसे नोट कीजिए। फिर इसके बाद हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम देखते हैं। जो टीटी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसे सूत्र बताऊंगा जो संख्या और संख्या पद्धति से जुड़े सारे सवालों के लिए बहुत ही रामबाण होगा। और वो उन सूत्रों को यदि आपने याद कर लिया तो संख्या और संख्या पद्धति यानी नंबर एंड नंबर सिस्टम के सवाल एकदम आपके लिए जैसे कहते नहीं हलवा हो जाएंगे और आप उनको फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो लेक्चर के साथ और बिना स्किप किए हुए मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपको मैं रामबाण सूत्र देने वाला हूं कि ऐसे सूत्र पाकर आप लोग संख्या पद्धति नंबर एंड नंबर सिस्टम को एकदम से चुटकी बजाते हुए हल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इंटरनेशनल सिस्टम का लिखा गया है। इंटरनेशनल सिस्टम में आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा? 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन बिलियन 10 बिलियन है 100 बिलियन। इसके आगे शायद ट्रिलियन, किसी ने ट्रिलियन भी पढ़ रखा होगा कि ट्रिलियन 10 ट्रिलियन 100 ट्रिलियन। क्लियर? लेकिन ट्रिलियन के आगे शायद कोई बताता नहीं है। ट्रिलियन के आगे होता है क्वाड्रिलियन, 10 क्वाड्रिलियन 100 क्वाड्रिलियन, फिर क्विंटिलियन 10 क्विंटिलियन, फिर 100 क्विंटिलियन। ये इंटरनेशनल सिस्टम की अंतिम काउंटिंग है। इसके बाद काउंट इंटरनेशनल सिस्टम में नहीं किया जाता है। अधिकतर हम लोगों का बिलियन में ही इंटरनेशनल सिस्टम काउंट होके खत्म हो जाता है। उसी का जिससे हम लोग हिंदी में करोड़ पहुंचा के करोड़ के आगे सब जोड़ते चले जाते हैं, उसी तरह बिलियन में ही आगे जोड़ते चले जाते हैं। ट्रिलियन या क्वाड्रिलियन या क्विंटिलियन का यूज बहुत कम होता है। लेकिन आप लोगों के लिए जानना अति आवश्यक है कि आप सब कुछ जानते रहिए। जब हम यहाँ पे आए मेरे पास, मेरे वीडियो लेक्चर पे अगर आप आ गए हैं तो आप लोगों को ये सारी चीजें यहाँ तक जानना है कि इससे आगे काउंट इंटरनेशनल सिस्टम में नहीं किया जाता है। यानी कि इंडियन सिस्टम में भी अंतिम काउंटिंग मैंने बताती थी कि इससे ज्यादा इंटरनेशनल सिस्टम में भी काउंट नहीं होता है और इससे ज्यादा इंटरनेशनल सिस्टम में भी काउंट नहीं होता। अब इसकी 10 की घातें देख लेते हैं। यानी इकाई के लिए 10 की घात 0, दहाई के लिए 10, सैकड़े के लिए 10 की घात 2, इसी तरह घात 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 घातें इसी तरह बढ़ती चली जाएंगी हमारी। फिर 10 की घात 8, 10 की घात 9, 10 की घात 10, फिर 10 की घात 11, 10 की घात 12, 10 की घात 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। देखिए इंडियन सिस्टम में 10 की घात 19 तक ही काउंट होता है, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में 10 की घात 20 तक काउंट होता है, अर्थात 1 के बाद 20 जीरो लगाने तक काउंट होता है। अब इसमें कॉमा किस तरह प्लेस किया जाता है? कॉमा प्लेस करने के लिए हम कोई डिजिट ले रखते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक डिजिट ले ली, ये डिजिट ले ली। अब इसमें कॉमा प्लेस करने से इंडियन सिस्टम में क्या होता है कि पहले 3 संख्या के बाद वो पीछे की तरफ से चलते हैं, पहले 3 के बाद कॉमा लगाते हैं, फिर 2 के बाद लगाते हैं। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं होता। इंटरनेशनल सिस्टम में जब कॉमा लगाना होता है तो हमें 3 पर ही लगाना रहता है। 3 3 3 3, क्योंकि ये 100 तक जाता है हमारे पास। 100,000, 100 मिलियन, 100 बिलियन, 100 ट्रिलियन, 100 क्वाड्रिलियन, 100 क्विंटिलियन, तो ये 100 जाता है, इसीलिए 3 पे कॉमा लगाया जाता है। इसे जब हम पढ़ना चाहें तो इस तरह पढ़ेंगे कि 769 बिलियन 347 मिलियन 673,924, इस तरह इसको हम पढ़ लेंगे। तो अगर आप इन दोनों को लिख लिए हैं और इन दोनों को याद कर लिए हैं तो चाहे जो डिजिट आपके सामने आ जाएगी वो आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी। चलिए इसे नोट कीजिए। आगे बढ़ने से पहले मैं उन सभी व्यूअर्स से, उन सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि जो मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं, पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को
इस मैथ से अतिरिक्त आपको ग्रामर में भी कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी जो शायद आपको नॉर्मल ग्रामर की बुक में ना मिले। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए कि आपको सारे वीडियो लेक्चर पहले मिलते रहें। अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोगों के सामने कुछ ऐसी चीज़ आ रही है कि जिसको आपने समझ देख तो रखा है, जानते भी है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो इनको नहीं समझते होंगे। हमारा जो आ रहा है विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल कैसे होते हैं ये हम यहाँ पे देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि विभाज्यता के नियम होते क्या है। विभाज्यता के नियम वो नियम होते हैं जिससे किसी भी संख्या को आप, अगर उस नियम को आता है विभाज्यता के नियम, तो अगर कोई भी संख्या आप देखेंगे तो भाग देने से पहले जान जाएंगे कि ये संख्या जिस संख्या से भाग दी जा रही है वो संख्या उस भाग देने वाली संख्या से विभाजित पूरी तरह से होगी कि नहीं होगी। अगर आपको विभाज्यता के नियम नहीं आते हैं तो आपको एक बार उससे भाग देकर देखना पड़ेगा कि ये विभाज्यता के नियम के मतलब ये विभाजित हो रही है कि नहीं हो रही। लेकिन यदि विभाज्यता के नियम आपको आते हैं, डिविजिबिलिटी रूल आपको आता है, तो आप लोग उस संख्या में बिना भाग दिए ही उस संख्या को देख कर नियम का प्रयोग करके ये जान सकते हैं कि जो संख्या है हमारी वो जिस संख्या से भाग देने जा रहे हैं हम उस संख्या से पूरी तरह विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है। तो चलिए देखते हैं विभाज्यता के नियम में क्या क्या है। पहले नियम के अंतर्गत हमारे पास क्या आता है कि 2 से विभाज्यता का नियम। तो वो संख्या जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 मिल रहे हो वो संख्या हमारी 2 से पूरी तरह विभाजित हो गई। जैसे कि ये संख्या हमने ले ली कि 6, 8, 3, 2, 5, 0, ये संख्या हमारी 2 से पूरी तरह से विभाजित हो रही है। यहाँ पे हमने ले लिया 1, 3, 7, 2, 9, 5, 6, तो यहाँ 6 मिल रहा है अंत में, तो ये संख्या हमारी 2 से पूरी तरह से विभाजित हो रही है। अर्थात कुछ इस प्रकार से जान के रखिए कि जिस संख्या के अंत में 0 से लेकर और 10 के बीच में कोई भी समान गिनती अगर आ जाती है, कोई भी सम गिनती अगर आ जाती है, 0 से लेकर 10 के बीच में जितनी भी सम संख्याएं होती है वो सम संख्या किसी भी संख्या के अगर अंत में आ जाती है, कोई भी एक संख्या, तो वो पूरी संख्या हमारी 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। क्लियर। अब आगे अगला नियम देखते हैं। अगला नियम हमारे पास है 3 से विभाज्यता के नियम। 3 से विभाज्यता के नियम के अंतर्गत हमें ये मिलता है कि यदि कोई संख्या दी गई है हमारे सामने और उस संख्या में जितने भी अंक दिए गए हैं उन अंकों को यदि हम जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद वो योग हमारा 3 से पूरी तरह से अगर विभाजित हो जा रहा है तो वो संख्या हमारी पूरी 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में मैंने एक संख्या ले ली है कि ये संख्या हमारी लिखी हुई है कि 23,42,481। अब इसमें जो डिजिट्स हमारी दी गई हैं 2 + 3 + 4 + 2 + 4 + 8 + 1, इसको जोड़ते हैं तो 3, 2, 5, 4, 9, 2, 11, 11, 4, 15, 15, 8, 23, 23, 1, 24, यानी ये 24 आ रहा है। तो यानी कि 3, 8, 24, 3 से पूरी तरह से 24 विभाजित हो जा रहा है, शेष नहीं बच रहा है। तो ये संख्या भी हमारी 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। क्लियर। यदि किसी संख्या में दिए गए अंकों का योग 3 से पूरी तरह से विभाजित हो रहा है तो वो हमारी पूरी संख्या 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। अगले नियम के अंतर्गत हमारे पास आता है 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता के नियम के अंतर्गत हमें यह मिलता है कि यदि कोई भी संख्या लिखी मिल रही है आपको, उस संख्या के अंत में आपको 2 0 मिल जा रहे हैं या फिर उस संख्या के अंत में कोई 2 गिनती ऐसी मिल जा रही है जो 4 से पूरी तरह से विभाजित हो। अब 2 गिनतियां कैसे, 4 से जैसे 12 हो गया, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचमी, 4 के पहाड़े में आने वाली वो समस्त गिनतियां, जैसे 4 धाम 40 हो गया, अब 40 के बाद आता है 44, फिर 48 आता है, फिर 52 आता है, फिर 52 के बाद आता है 56 आता है, 56 के बाद हमारा 60 आ जाता है, 60 के बाद 64 आता है, 64 के बाद 68 आता है, 68 के बाद 72 आता है, 72 के बाद 76 आता है, 76 के बाद 80 आ जाता है, 80 के बाद 84, 84 के बाद 88, 88 के बाद 92, 92 के बाद 96, 96 के बाद 100, यानी 100 तो 3 अंक का हो गया, तो 100 में आखिरी में 2 0 मिल ही रहे हैं। इस तरीके यानी 2 अंक की ऐसी कोई संख्या मिल जाए जो 4 से पूरी तरह से विभाजित हो रही हो तो वो पूरी संख्या हमारी 4 से विभाजित हो जाती है। वैसे इस 4 से विभाज्यता का नियम उतना ज्यादा आवश्यक नहीं है, क्योंकि जो संख्या 4 से विभाजित होगी वो उससे पहले 2 से ही पहले विभाजित हो जाएगी। तो फिर आप लोग इसे ध्यान में रखिए, जानते रहिए कि 4 से विभाज्यता का नियम होता क्या है। लेकिन 4 से विभाजित होने के पहले संख्या हमारी 2 से ही विभाजित हो जाएगी, इसीलिए 4 की तरफ ज्यादा ध्यान कोई देता नहीं, लेकिन लिख लीजिए आपके लिए
ये नियम आपको जानना जरूरी है कि कोई पूछ ले कि 4 से विभाज्यता का नियम होता क्या है, तो आपको पता हो कि क्या नियम होता है। तो इसे आप नोट कीजिए, फिर इसके बाद और संख्याओं से विभाज्यता के नियम हम देखते हैं। अगला नियम हमारे पास है कि 5 से विभाज्यता के नियम। जिस संख्या के इकाई के स्थान पे हमें 0 या 5 मिल जाए तो वो संख्या हमारी 5 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि हमारे पास है 25, 580, 295, 8360। देखिए इस सबके अंत में 5 या 0 मिल रहा है, यानी कि यहां से समझ गए कि जिस संख्या के अंत में हमें 0 या 5 मिल जाए वो संख्या हमारी 5 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। चलिए अगला नियम देखते हैं। अगले नियम के अंतर्गत है हमारे पास कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जा रही है वो संख्या हमारी 6 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि एक संख्या हमने ले ली कि 1026, तो यदि कि 6 लास्ट में आ रहा है तो 2 से विभाजिता के नियम के अंतर्गत मैंने बताया था कि 0, 2, 4, 6, 8 अगर संख्या के अंत में मिल रहे तो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। तो संख्या 2 से विभाजित है और इसके अंकों का योग अगर देखें 3 से विभाजित हो रहा है तो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो 2, 1, 3, 6, 9, यानी कि ये 9 आ रहा है, अर्थात ये 3 से विभाजित है। तो ये संख्या भी पूरी तरह से 3 से विभाजित है। तो ये संख्या हमारी 2 और 3 दोनों से विभाजित हो रही है, तो वो ये संख्या था, ये संख्या हमारी 6 से विभाजित हो जाएगी। सीधे सीधे शब्द में जान लीजिए कि जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 मिल जाए और संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए वो संख्या हमारी 6 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले नियम के अनुसार हमारे पास है 7 से विभाजिता के नियम। 7 से विभाजिता के नियम के अनुसार यदि किसी भी संख्या के इकाई के अंक को ले लिया जाए और उस अंक का हम अगर दुगुना कर देते हैं और दुगुना करके उसे शेष संख्या में से घटा दें और घटाने के बाद जो उत्तर प्राप्त हो रहा है वो उत्तर यदि हमारा 7 से विभाजित हो रहा है तो पूरी संख्या हमारी 7 से विभाजित हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हमने ले लिया 133। 133 में इकाई का अंक है 3, तो हम लोग 3 का दुगुना कर लेते हैं, 3 दूनी 6। बची संख्या हमारे पास है 13। 13 में से यदि 6 घटा दें तो उत्तर मिलेगा 7, अर्थात ये संख्या हमारी 7 से विभाजित हो रही है, तो ये 133 भी हमारी 7 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर? चलिए इन नियमों को नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद आगे के नियम हम लोग देखते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास बचता है 8 से विभाजिता का नियम, 9 से विभाजिता का नियम और 10 से विभाजिता का नियम। तो 8 से विभाजिता के नियम में हमको ये मिलता है कि यदि किसी संख्या के अंत के 3 अंक, जैसे 4 के लिए हमें 2 अंक मिलते थे, लेते थे अंत में, कि वो 2 अंक 4 के लिए यदि 0 हो या फिर वो अंक कोई ऐसी गिनती हो कि जो 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए तो संख्या 4 से विभाजित हो जाती थी। लेकिन 8 के लिए होता है कि अंत में 3 अंक लिए जाते हैं, यानी 3 0 आखिरी में अगर मिल रहे हैं हमको और वो संख्या के आखिरी के 3 अंक या फिर उस संख्या के आखिरी के 3 अंक ऐसी कोई गिनती है जो 8 से पूरी तरह से विभाजित हो जा रही है, तो वो संख्या हमारी पूरी की पूरी 8 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर? कि या तो अंत में हमें 3 0 मिले या फिर आखिरी के 3 अंक हमें कोई ऐसी संख्या मिले जो 8 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, तो संख्या हमारी 8 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। फिर आ जाते हैं अपने 9 पे कि 9 से विभाजिता के नियम के अनुसार हम किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित है, यानी 3 के लिए हमने क्या बताया था, अंकों का योग 3 से विभाजित हो, लेकिन 9 वाले के लिए होता है कि अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो रहा हो तो हमें वो संख्या पूरी पूरी 9 से विभाजित कर दी जाएगी। अब दोनों में अंतर ये होता है कि जैसे कि 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो अगर किसी संख्या के अंकों का योग 6 आ रहा है तो संख्या तो 3 से विभाजित हो जाएगी, लेकिन 9 से वो नहीं होगी, क्योंकि वहां पे उस अंकों का योग, उसके अंकों का योग 9 से विभाजित नहीं हो रहा है। तो 9 वहां पे 9 से विभाजिता के लिए कम से कम 9 आना जरूरी है। 9 हो, 18 हो, 27 हो, 36 हो, इस टाइप की गिनती अगर आ जाती है जोड़ने के बाद तो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन अगर वही 12 आ रहा है, 15 आ रहा है जोड़ने के बाद तो केवल 3 से ही विभाजित होगी, 9 से नहीं होगी। 10 की विभाजिता के नियम के अनुसार किसी संख्या के अंत में यदि 0 मिल जा रहा है तो संख्या हमारी 10 से विभाजित हो जाएगी। 5 के लिए क्या था, 0 और 5 मिल जाए तो 5 से विभाजित हो जाएगी, लेकिन अगर 10 के लिए आ रहा है तो 10 में अगर 0 खाली आखिरी मिल जा रहा है तो संख्या हमारी 10 से विभाजित हो जाएगी। ये सारे नियम ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि 8 से विभाजिता के नियम से पहले हमें 4 से और 4 से पहले 2 से विभाजित हो जाता है।
9 से विभाजित होने से पहले 3 से विभाजित कर दिया जाता है, और 10 से विभाजित होने से पहले 2 या 5 से विभाजित कर दिया जाता है। तो ये सारे नियम उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक मैंने फ्लो में आपको बता दिया है। अगर यदि आप चाहे तो मेरे वीडियो लेक्चर को पुश कर करके जितना भी मैंने नियम बताया है वो आप लिख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने आखिरी नियम की तरफ, जो है 11 से विभाजिता का नियम। 11 से विभाजिता के नियम में हमें किसी भी संख्या के सम स्थान के अंकों के योग को विषम स्थान के अंकों के योग में से घटाना रहता है, और घटाने के बाद यदि हमें उत्तर में 0 मिल जाता है या 11 का कोई विभाजित गिनती मिल जाती है तो संख्या हमारी 11 से विभाजित हो जाती है। चलिए इस नियम को हम लिखकर और एग्जाम्पल सहित समझने की कोशिश करते हैं। तो इस नियम के अनुसार ये होता है कि यदि किसी संख्या के सम स्थान के अंकों के योग में से विषम स्थान के अंकों के योग को घटाया जाए, अंकों के योग को घटाया जाए और उनका अंतर 0 प्राप्त हो, या फिर ऐसी कोई संख्या प्राप्त हो जो 11 से विभाजित हो जाए, तो संख्या पूरी तरह से 11 से विभाजित हो जाएगी। जैसे ये संख्या हमारे पास है, ठीक है। अब इसके सम स्थान के अंकों का योग सम क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 गिनती हमारे पास है। तो पहले हम पहले स्थान वाली इस संख्या को 5 को लिख लेते हैं, फिर 3 को लिख लेते हैं, और फिर 5वीं स्थान वाली संख्या को लिख लेते हैं। 5वें स्थान पर हमारे पास 6 थी, इसको लिख लेते हैं, और फिर 7वें स्थान वाली संख्या को हम लिख लेते हैं। और जोड़ते कितना होगा, 5 3 8 6 14, 14 7 5 3 8 और 6 14, 14 7 21 आ गया। अब विषम स्थान, अब सम स्थान वाले को ले लेते हैं, यानी कि अब यहाँ पे हम 2 स्थान पे है 0, चौथे पे हमारे पास 1 है, छठवें पे हमारे पास 9 है, ठीक। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 10। अब दोनों घटाते हैं, 21 - 10 = 11 आ गया हमारा। तो ये अगर 11 आ रहा है तो ये पूरी संख्या हमारी 11 से विभाजित हो जाएगी। इन दोनों का अंतर करने पे यदि हम लोगों को 0 प्राप्त हो जाता तो भी ये संख्या 11 से विभाजित होती, या 11 की कोई अपवर्त प्राप्त होता है, 11 की ऐसी कोई गिनती प्राप्त होती 11 से विभाजित हो जाती है, तो भी वो संख्या 11 से विभाजित हो जाती। क्लियर? चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो अब हम आ गए हैं अपने उस स्थान पे जहां, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया हुआ था कि अब मैं आपको वीडियो लेक्चर के एकदम लास्ट में लगभग पहुंच चुका हूं। तो यहाँ पे मैं आपको वो सूत्र देने वाला हूँ जिसका वादा मैंने आपसे शुरू में किया था। वो ऐसे सूत्र होंगे जैसा कि मैंने बताया था कि वो एकदम रामबाण सूत्र है, कि उसका जो सूत्र यदि आपने वो याद कर लिया तो नंबर एंड नंबर सिस्टम आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, और उस नंबर सिस्टम को आपको सॉल्व करना बहुत ही ईजी लगने लगेगा। तो ये जो वीडियो लेक्चर का ये पार्ट हमारे पास है, इस पार्ट को आप लोग स्किप मत कीजिएगा, और स्किप ना करने के, स्किप यदि आप नहीं करते हैं तो आपको ये सारी चीजें बहुत ही इजी देखने लगने लगेंगी। तो चलिए इन सूत्रों को समझ लेते हैं कि जो सूत्र थे पहले सूत्र के अनुसार बड़ी संख्या है, यदि कोई दो संख्या का योग दे दिया गया है सवाल में, और किन्हीं दो संख्याओं का, उन्हीं दो संख्याओं का अंतर भी दिया गया है सवाल में, और पूछा जा रहा है बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो बड़ी संख्या ज्ञात करने का सूत्र ये होता है कि दोनों संख्याओं का योग प्लस दोनों संख्याओं का अंतर, यानी योग और अंतर को जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद 2 से भाग दे देंगे, और संख्या हमारी बड़ी वाली पता लग जाएगी। इसी तरह छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए दोनों संख्याओं का योग माइनस दोनों संख्याओं का अंतर, ये दोनों संख्याओं का योग में से दोनों संख्याओं का अंतर घटा लिया जाएगा, उसे 2 से भाग दे दिया जाएगा, तो छोटी संख्या में प्राप्त हो जाएगी। अब दूसरी संख्या यानी दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है और एक संख्या दी गई है और दूसरी संख्या में ज्ञात करनी है, तो दोनों संख्याओं के गुणनफल में से वो संख्या जो दी जाएगी पहली संख्या से भाग दे देंगे और दूसरी संख्या में पता लग जाएगी। अब ये सवाल है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। अब n का मतलब यहाँ क्या होता है? बहुत सारे स्टूडेंट्स इस n का मतलब तो समझ गए होंगे, लेकिन अधिकतर लोग समझ में नहीं होगा। n का मतलब होता है कि जिससे प्रथम 15 प्राकृत संख्याओं का योग, अगर कह दिया गया प्रथम 15 प्राकृत संख्याओं का योग, तो n की वैल्यू 15 हो जाएगी। यहाँ भी n की वैल्यू 15 आप रख सकते हैं। यहाँ अगर दिया प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का योग, तो n बराबर 25 हो जाएगा। क्लियर? उसी तरह यहाँ भी प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग, तो n पूर्ण मतलब प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योग, तो प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योग यहाँ पे n × n-1/2 हो जाएगा। क्लियर? फिर आ जाते हैं प्रथम n सम संख्याओं का योग, यानी कि कहा जा रहा है कि प्रथम 10 सम संख्याओं का योग,
तो प्रथम 10 सम संख्या जो होती है उनको या तो जोड़ के देखेंगे या तो डायरेक्ट इस सूत्र के माध्यम से रख देंगे। फिर आ जाते हैं प्रथम n विषम संख्याओं का योग, फिर प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। मतलब ये भी पूछ लिया जाता है कि पहले 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग हमें ज्ञात करके बताइए। तो यहाँ पे उस कंडीशन में हमारा आखिरी वाला सूत्र प्रयोग किया जाएगा। तो यदि आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना है, अगर मैथ आपके सामने आ रही है और संख्या पद्धति के सवाल आ रहे हैं, तो आप इन सूत्रों को नोट कीजिए और मेरी मानिए कि ये सूत्र, बिल्कुल मेरी गारंटी है कि ये सूत्र आपके लिए संख्या और संख्या पद्धति में एक रामबाण का काम करेंगे कि आपको किसी भी सवाल में संख्या पद्धति के फंसने नहीं देंगे। अभी इसमें मैंने कुल 8 सूत्र लिखे हैं, अभी और भी सूत्र हैं जो कि मैं अगली स्लाइड में लिख रहा हूं, और इसे उससे पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर हम अगले सूत्र की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास कुछ सूत्र और हैं जिनको आप जान ले कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग ये दिया गया है, प्रथम n अपवर्त्यों का योग, x के प्रथम n अपवर्त्यों का योग। जैसे x मतलब ऐसे कहा गया कि 12 के प्रथम 5 अपवर्त्यों का योग ज्ञात कीजिए, तो x की वैल्यू 12 होगी और n की वैल्यू 5 होगी। इसी तरह भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल शेषफल, इसे पढ़ाई होगा। भाजक बराबर भाज्य माइनस शेषफल बटा भागफल। किसी संख्या के nवें पहाड़े का योग, यानी किसी संख्या का पहाड़ा बताया जा रहा है कि मान लिया 18 के 25वें पहाड़े का योग क्या होगा, तो ये सूत्र लगाया जाएगा। क्लियर? किसी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या एक अधिक होती है, पूर्ववर्ती संख्या एक कम होती है। तो ये हमारे कुछ सूत्र थे जो आपके लिए नंबर एंड नंबर सिस्टम के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए रामबाण का काम करते हैं। तो इन्हें आप नोट कीजिए, फिर देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर समाप्त किया जाता है। उम्मीद है कि इस वीडियो लेक्चर में जितना भी सूत्र मैंने आपको बताया है, जो नियम मैंने आपको बताए हैं, वो सारे नियम आपने अपनी कॉपी पे लिख लिए होंगे। अगर नहीं लिख पाए होंगे तो स्क्रीनशॉट लेके मोबाइल में सेव कर लिया होगा और उनको आप बाद में लिखकर तैयार कर लेंगे। तो जाते जाते मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि चैनल यदि सब्सक्राइब रहेगा तो मेरे द्वारा दिए गए समस्त वीडियो लेक्चर आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे। ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया हो और आपने इससे कुछ भी सीखा हो तो लाइक करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करते रहे। और साथ ही साथ मेरे उन सभी स्टूडेंट से कहना है कि यदि उनके घर में या उनके जानकारी में कोई टीईटी की तैयारी कर रहा है तो उस तक ये वीडियो लेक्चर जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है वो मैथ में कमजोर हो, ना जानता हो, तो इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से उसकी कुछ मदद हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून विद अवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू एंड बाय।